चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रेन अपने टीममेट्स के साथ कहीं पे जा रहा होता है। तभी उनके सामने हीरोज का ग्रुप आ जाता है और ये वही लोग हैं जिन्होंने रेन को नकारा समझ के अपने ग्रुप से निकाल दिया था। इसकी बैक स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को ओपन करो और पहले इसका फर्स्ट पार्ट वॉच करो, उसके बाद ये वाला कंटिन्यू करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे तो यार दिल से खुशी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं हीरोज के लीडर आर्यस को, जो कि रेन से कहता है कि मिले हुए काफी समय हो गया, आखिर तुम कैसे हो। वहीं पे रेन उन लोगों को इग्नोर करके और तानी और कनाडे से कहता है कि यहाँ से चलो। तो आर्यस कहता है कि इतना कोल्ड होने की क्या जरूरत है, हम लोग तो कॉमरेड्स थे, हम लोगों ने तुम्हें अपनी पार्टी से इसलिए निकाला क्योंकि उस टाइम तुम यूजलेस थे। रेन कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता, तभी तानी उनके सामने आती है और कहती है कि तुमने कहा कि तुम एक फॉर्मल कॉमरेड्स हो, तो इसका मतलब कि तुम वही हीरोज पार्टी हो। तो आर्यस घमंड में बोलने वाला होता है कि हाँ हम वही हैं। तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ये देखने के बाद कि यहाँ पे एक कैट स्पिरिट है और साथ में एक ड्रैगनॉट भी है। उसके बाद वो ये देख के कहने लगता है कि आखिरकार अल्टीमेट स्पीशीज यहाँ पे क्या कर रही है। तो कनाडे आर्यस को कहती है कि हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम रेन के कॉमरेड्स हैं। आर्यस को उस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो कहता है तो ये टैलेंटलेस पर्सन अब तुम्हें फॉलो कर रहा है। ये सुन के कनाडे गुस्सा हो जाती है और आर्यस से कहने लगती है कि बकवास बातें करना बंद करो, रेन हमारा मास्टर है। लियन इस बात से चिढ़ जाती है और कहती है तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि यूजलेस पर्सन ने एक अल्टीमेट स्पीशी को टेम किया है। जिस पे रेन कहता है हाँ और उनसे पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो आर्यस रेन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें लॉस्टवुड के बारे में पता है ना। जिस पर रेन कहता है हाँ मुझे वो याद है, वहां पर मुझे इन्वेस्टिगेशन और सामान को सप्लाई करना था और वो मेरी लास्ट जॉब थी, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। जिस पर आर्यस कहता है हाँ हमें उसी चीज में डिफिकल्टीज आ रही है। आर्यस बताता है कि लॉस्टवुड का जो शेप है वो हर घंटे चेंज होती रहती है, जिससे वहाँ का जो गोल है वो और भी ज्यादा दूर होता जा रहा है। जैसा उस फॉरेस्ट का नाम है वो बिल्कुल वैसा ही है, उसके अंदर हर जगह पर भूल भुलैया है और हम चारों की भी एक लिमिट है कि हम लोग अपने सप्लाईज को कितनी दूर तक कैरी कर सकते हैं। और आखिरी में इसी के चलते हमें एक हफ्ते के अंदर अपने इस मिशन को बंद करना पड़ा, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है ताकि हम उस लॉस्ट फॉरेस्ट को पार कर सकें। रेन सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। जिस पर आर्यस कहता है कि जिन एनिमल्स को तुम टेम करते हो उनसे जंगल को एक्सप्लोर करना और सामान को कैरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। रेन गुस्सा होकर आर्यस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, तुमने मुझे किक आउट कर दिया था और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो आर्यस कहता है कि हीरो की पार्टी की हेल्प करना तो काफी ज्यादा हॉनर की बात है। जिसके बाद वो अपने बाकी टीममेट से कहता है कि तुम लोग भी इस बात पे एग्री करते हो ना। जिस पर एजिस कहता है कि यूजलेस है लड़ाइयों में तो, लेकिन हम उस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। वहीं पे लीन और मीना भी उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी जरूरत है इसलिए हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। ये सुन के आर्यस कहता है कि देखो सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुम भी हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे है ना। वहीं पे रेन उन्हें मना कर देता है और कहता है किसी और को ढूंढो। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। कनाडे आर्यस से कहते हैं कि हम जैसे ब्यूटीफुल लड़कियों को ऐसे रास्ते में मत रोका करो। रेन वहां से जा ही रहा होता है, तभी मीना उसे रोक लेती है और कहती है कि ये काम करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हमें दुनिया को बचाना है। तो ये सुनकर रेन कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। तो मीना उसे बताती है कि लॉस्टवुड के डीप पार्ट के अंदर एक शील्ड है जिसका नाम शील्ड ऑफ ट्रूथ है और वो शील्ड डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जरूरी है और अगर हमें वो शील्ड नहीं मिली तो हम लोग डीमन किंग को नहीं हरा पाएंगे, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड मॉन्स्टर से भर जाएगा। और मीना रेन से कहती है कि हम जैसे पावरफुल लोग तो उन मॉन्स्टर से लड़ लेंगे, लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास पावर ही नहीं है, जैसे कि नॉर्मल टाउन के सिटीजन। ये सुनकर रेन सोच में पड़ जाता है और वहाँ पे उसे अपने विलेज की याद आती है जहाँ पे मॉन्स्टर ने हमला किया था और काफी सारे लोग मर गए थे। रेन कहता है ऐसा दोबारा होगा, वो भी हर जगह, ये तो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। उसके बाद रेन के पास कोई भी चॉइस नहीं होती, बल्कि अब वो आर्यस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुन के आर्यस कहता है कि तुम्हें ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी, तुमने हमारा काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वो रेन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी ताने और कनाडे बीच में आ जाते हैं और वो आर्यस से कहता है कि रेन ने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुम रेन से माफी मांगो। आर्यस कहता है कि मुझे तो लगा कि मैंने रेन से पहले ही माफी मांग लिया। तो कनाडे कहती है इतनी बकवास से अपोलॉजी काम नहीं आएगी, रेन से अच्छे से माफी मांगो। वहीं तानिया भी उन लोगों से कहने लगती है कि सबसे पहले तुमने उसे बिना किसी रीजन के किक आउट कर दिया और अब तुम उससे मदद मांग रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने घुटनों पे बैठकर उससे माफी मांगो। उसके बाद तानिया कहती है कि मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने ब्रेथ से तुम लोगों को यहीं पे जला सकती हूँ, लेकिन मेरे मास्टर मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे अगर मैंने ऐसा किया तो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने खाली दिमाग को नीचे फिराकर रेन से माफी मांगो, तभी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर आर्यस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा हीरो इसके जैसे वर्थलेस आदमी के सामने घुटने टेकेगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनकर बाकी के हीरोज भी कहते हैं कि हाँ हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। उसके बाद आर्यस रेन का कॉलर पकड़ के कहता है कि क्या तुम अपने पैट को कंट्रोल में नहीं रख सकते? तो रेन कहता है कि क्या तुमने उन्हें अभी पैट कहा? तो आर्यस कहता है हाँ, लगकर तुम्हारा दिमाग भी नॉन ह्यूमंस की तरह फिर चुका है। ये लोग भले ही अल्टीमेट स्पीशीज हैं, लेकिन ये ह्यूमंस नहीं है। आर्यस पीछे मुड़ता है और उनकी तरफ देख के कहता है कि दिखने में तो ये काफी ज्यादा सुंदर है, तो क्या तुमने इनका फायदा उठाने के लिए अपने साथ रखा है? वो रेन से कहता है कि तुम एक बीस्ट टेमर होने के साथ धीरे धीरे बीस्ट भी बने जा रहे हो।
कनाडे और तानिया की इंसल्ट सुनने के बाद रेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आर्यस के काफी जोर से पंच मारता है। आर्यस काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हीरो को मुक्का मारने की। वहीं रेन कहता है मुझे जितनी बार भी तुम्हें मारने की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कनाडे और तानिया मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और जो भी उनकी इंसल्ट करेगा मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। आर्यस गुस्सा हो जाता है और तलवार निकाल के कहता है कि अब चीजों को इसी चीज से सेटल करना पड़ेगा, देखते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है या फिर मेरी पार्टी। उसके बाद उनके बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर एगथ कनाडे के साथ लड़ने वाला है। एगथ कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैं हमेशा से एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ लड़ना चाहता था। कनाडे एगथ से कहती है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि जब तक तुम रेन से अपोलोजाइज नहीं कर थे। तभी एगथ कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, हमें हमारी टीम में कमजोर लोग नहीं चाहिए। ये सुनकर कनाडे गुस्सा हो जाती है और काफी स्पीड में जाके एगथ के ऊपर हमला कर देती है। एगथ को कनाडे का अटैक रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। एगथ कहने लगता है कि इसके अटैक तो काफी ज्यादा फास्ट है और साथ में काफी ज्यादा स्ट्रांग भी। तो कनाडे उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या सच में हीरोज की पार्टी इतनी ज्यादा कमजोर होती है। ये सुनने के बाद एगथ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कनाडे उसे बिल्कुल इजीली अपने पैर से ही रोक लेती है। ये देखकर एगथ कहने लगता है कि इस अटैक से तो स्टील भी टूट जाता है, लेकिन इसने तो मेरे अटैक को ऐसे रोक लिया जैसे कोई मच्छर हो। अब कनाडे कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई स्पेशल अटैक करने वाले हो, लेकिन मैं तो तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि ये तो बिल्कुल बकवास अटैक है। तो एगथ कहने लगता है कि मैं इतनी देर से अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा सीरियस हो चुका हूँ और अब मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। तो कनाडे कहती है कि अगर तुम अपनी फुल पावर का यूज करने वाले हो तो ठीक है, मैं भी अपनी आधी पावर का यूज करूंगी। और फिर कनाडे एगथ को वार्निंग देती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। ये सुनने के बाद एगथ काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि क्या इतनी देर से अपनी पावर यूज नहीं कर रही थी, अगर वो अपनी पावर को यूज करने लग गई तो मैं तो इसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगा। और वो कनाडे से कहता है कि तुम जैसा इतना स्ट्रांग पर्सन आखिर उस यूजलेस रेन के साथ क्यों घूम रहा है। लेकिन उससे पहले कनाडे काफी स्पीड में उसके पास आ जाती है और कहती है कि काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रेन तुम सबसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब कनाडे एगस के काफी खतरनाक लात मारती है और एगस आकर एक पेड़ से टकराता है और बेहोश हो जाता है। तो कनाडे काफी ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से तो नहीं मार दिया, कहीं मर मुरा गया हो। जिसके बाद हमें तानिया की लड़ाई दिखाई जाती है लीन और नीना के साथ। तानिया कहती है कि मुझे आर्यस के साथ लड़ना था, लेकिन लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही सेटल करना पड़ेगा। वहीं पे लीन और नीना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसने आर्यस के बारे में ऐसा कैसे कहा। तो वो दोनों एक साथ अपनी स्पेल से तानिया के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तानिया सिर्फ एक चुटकी बजाती है और उनके अटैक को गायब कर देती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो तानिया काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और कहते हैं कि तुम अपना चेहरा देखना चाहिए, कितना शॉकिंग है। और वो उनसे कहती है क्या तुम इतने वीक स्पेल से मुझे हराने वाले थे। तो ली नीना से कहती है कि लगता है कि हमारे अटैक को इसने गलती से रोक लिया है, हम दोबारा से अटैक करेंगे। उसके बाद वो दोबारा से कॉम्बो अटैक करते हैं, लेकिन तानिया वापस से उनके अटैक को इरेज कर देती है और वो बताने लगती है कि वो आखिरकार कैसे कर रही है। वो मटेरियल कैंसलर का यूज कर रही है। वो सबसे पहले उनके टारगेट मैसेज स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रही है और उन अटैक के अंदर अपनी मैजिकल वेव्स को भेजकर तुम्हारे अटैक को इरेज कर रही हूँ। और वो उनसे कहती है कि तुम्हारे मैजिक अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। लीन और नीना कहती है कि मजाक करना बंद करो। उसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करती रहती है, लेकिन तानिया हर बार उसके अटैक को इरेज कर देती है। उसके बाद वो लोग काफी ज्यादा थक जाती है और कहती है कि हमारे पास 100 स्पेल्स हैं और हमारे पास गॉडेस की पावर्स भी है, हम नहीं हार सकते। तो तानिया उससे कहती है कि तुम लोग हार चुके हो, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि मुझे भी तो तुम्हारे ऊपर हमला करने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे मास्टर की इंसल्ट की थी। और वो उनसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। एडवांस मैजिक तो इस मैजिक के सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मैजिक, एडवांस मैजिक से भी ग्रेट मैजिक जो कि है एपिक मैजिक। वो उनसे कहते हैं कि तुमने भगवान को गुस्सा दिला दिया है और अब तुम्हारे पाप हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि आसमान के बादलों का रंग चेंज हो चुका है और अब तानिया काफी सारे पोर्टल खोल देती है जिसके अंदर से काफी सारे रॉक निकलने लगते हैं। वो पत्थर उनकी तरफ आने लगते हैं जिन्हें देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी तानिया उन सभी रॉक को गायब कर देती है और कहती है बूम, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन वहाँ पे लेन और नीना काफी ज्यादा सफेद पड़ चुके होते हैं और बेहोश होकर वहीं पे गिर जाते हैं। उसके बाद तानिया कहती है मैं इन लोगों को मार तो सकती थी, लेकिन रेन मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता इसलिए मैंने इन्हें जाने दिया। उसके बाद हमें रेन और आर्यस की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पे आर्यस रेन से कहने लगता है कि तुम कितने फूलिश पर्सन हो कि मेरे जैसे हीरो के साथ लड़ रहे हो। मैंने पहले तुम्हारे ऊपर दया दिखाई, तुम एक यूजलेस बीस्ट टेमर समझ के, लेकिन तुम उस चांस को गवा रहे हो और तुमने मुझे मारा भी था, मैं उस चीज का बदला लूंगा। तभी अचानक से रेन उसके मुक्का मारता है, लेकिन आर्यस उसे डॉज कर लेता है और वो रेन से कहता है कि मैं अभी बातें कर रहा था, लेकिन रेन कहता है कि मैं बातें करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आर्यस स्माइल करने लगता है और अपनी स्वार्ड निकाल
निकाल के कहता है कि ठीक है फिर। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से रेन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन रेन उसे डॉज कर लेता है। रेन देखता है कि आर्यस के अटैक कुछ ज्यादा ही तेज है और वो काफी जल्दी अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर वापस अटैक करने आ जाता है। रेन कहता है कि मुझे मौका मिल चुका है इसका ओपोनेंट बनने का, तो इसलिए मुझे पता लग चुका है कि कैसा फील होता है। ये एक हीरो है और इसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए इसको कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। वहीं पे आर्यस के स्वॉर्ड रेन के थोड़े से कपड़े फाड़ने लगती है। अब रेन कहने लगता है कि आर्यस एक चोजन हीरो है और ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खतरा फील नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा डर तो मुझे तब लग रहा था जब मैं तानिया से फाइट कर रहा था। जिसके बाद रेन आर्यस के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि एक हीरो है तो क्या इसके अंदर बस इतनी ताकत है। उसके बाद रेन आर्यस के पेट पे काफी जोर से मुक्का मारता है और आर्यस काफी दूर जाके गिरता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार एक बीस्ट टेमर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर कैसे आ गई। जिसके बाद रेन दोबारा से उसे मारने आता है, लेकिन आर्यस उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से रेन का मुक्का एक पत्थर पे पड़ता है और वो पूरा चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर आर्यस कहने लगता है कि सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इसकी मूवमेंट भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया। वहीं रेन कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये वही बीस्ट टेमर की पावर है जिसके तुम मजाक बनाया करते थे। मुझे कनाडे के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ये अटैक की स्ट्रेंथ मिली है और जिस रीजन की वजह से तुम्हारे अटैक मेरे को टच भी नहीं कर पा रहे हैं वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से है, जो कि मैंने एज अ बीस्ट टेमर की है। रेन आर्यस से कहता है कि जब मैं तुम्हारी टीम पे था तो मैं तुम्हारे अटैक को ऑब्जर्व करता था। मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड स्विंग के तरीके और तुम्हारी मूवमेंट के बारे में तभी पता चल गया था। मैं शुरुआत से तुम्हारे फाइटिंग पैटर्न को जानता हूँ और मेरे अटैक के अंदर कैट स्पिरिट की स्ट्रेंथ की पावर भी है। ऐसा बोलने के बाद रेन आर्यस को काफी जोर से लात मारता है। रेन आर्यस से कहता है कि अगर मैं सीरियस हो गया तो तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो और हार मान लो। लेकिन आर्यस हार नहीं मानता, बल्कि वो रेन के ऊपर अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और कहने लगता है कि ये मैजिक सिर्फ मेरे जैसा हीरो ही यूज कर सकता है। आर्यस अपने आप को काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहा होता है और रेन के ऊपर अपनी लाइटनिंग से हमला करता है, लेकिन रेन भी अपने फायर बॉल से हमला करता है और रेन और आर्यस के अटैक एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आर्यस कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से ट्रिक का यूज कर रहे हो, लेकिन मेरे पास अभी भी एडवांटेज है क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्पेल है जो कि तुम जानते हो। उसके बाद आर्यस रेन के ऊपर काफी ज्यादा एडवांस मैजिक का यूज करता है और रेन उन अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन उसके बाद रेन कहता है कि आखिर मैं कब तक इन्हें डॉज करता रहूंगा। और अब रेन रियलाइज करता है कि उसका लड़ने का तरीका कुछ और ही है। वहीं पर आर्यस लाइटनिंग स्पेल लेकर रेन को मारने के लिए आ रहा होता है और कहता है कि ये अंत है, लेकिन अचानक से आर्यस वहीं पे रुक जाता है और उसकी बॉडी नम पड़ने लगती है। तो रेन अपने हाथों में एक बी लेके आर्यस के पास आने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मैं इंसेक्ट को टेम कर सकता हूँ। और वो आर्यस को बताता है कि ये पैरालाइजिंग बी है जिसके अंदर पॉइजन है और मैंने इसकी मदद ली है तुम्हें रोकने के लिए। तो आर्यस रेन से पूछता है कि तुमने ये सब कब किया। तो रेन बताता है कि जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तब मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी और इस इंसेक्ट को टेम किया। रेन आर्यस से कहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया था ना कि बीस्ट टेमर यूजलेस होते हैं, लेकिन अब तुम खुद देख लो कि तुम हार चुके हो। और अब रेन कहता है कि मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने कनाडे और ताने की काफी ज्यादा इंसल्ट की। तो आर्यस डर जाता है और कहने लगता है कि वो बातें तो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लगता है हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हम तो कॉमरेड्स थे ना, हमें एक साथ लड़ना चाहिए। अब आर्यस रेन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन उसके बाद रेन आर्यस के मुक्का मारता है और कहता है अंत हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में उसने मुक्का मारा नहीं होता है, वरना आर्यस सच में ही मर जाता। लेकिन आर्यस वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद रेन हंसने लगता है और कहता है कि लोग तो कहते हैं कि रिवेंज नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिवेंज लेने के बाद कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। जिसके बाद कनाडे और तानिया भी वहाँ पे आ जाती हैं और सभी लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रेन कनाडे और तानिया के साथ लॉस्टवुड में आ जाता है। यहाँ पर कनाडे कहने लगती है कि ये फॉरेस्ट तो काफी ज्यादा अजीब है। तो तानिया भी कहती है कि अभी तो शाम भी नहीं हुई और देखो इस फॉरेस्ट के अंदर कितना ज्यादा अंधेरा है, तो तुम लोग क्या कहते हो कि मैं इस फॉरेस्ट के अंदर अपनी फायर पावर से आग लगा दूं और रोशनी कर दूं। रेन उसकी बात सुन के कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इससे यहाँ का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो तानिया कहती है कि सीरियस मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। उसके बाद वो रेन से कहती है कि वो चीज हमें यहीं पे जंगल में मिलेगी ना, जिस पर रेन कहता है हाँ, शील्ड ऑफ ट्रूथ, जो कि सिर्फ हीरो ही विल्ड कर सकता है, वो हमें इसी फॉरेस्ट के अंदर मिलेगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रेन उस मैप का यूज करके रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी चीज नहीं मिल रही होती क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये रैपिडली ग्रो करता जा रहा होता है और चीजें इधर उधर चेंज होती जा रही होती है। ये देखकर रेन कहता है कि आर्यस का दिया हुआ मैप तो बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन रेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो हमें उस आइटम को ढूंढना ही होगा और यही हमारी जॉब है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे हीरोज की पार्टी रेन की पार्टी से बुरी तरीके से हार जाती है और रेन से माफी मांगने लगती है। तानिया उनसे कहने लगती है कि ये कैसी माफी है, हमसे अच्छे से माफी मांगो। और अब हीरोज की पार्टी डर जाती है और तानिया और बाकी सबसे सॉरी मांगने लगती है। कनाडे रेन से कहती है कि क्या अब हम इन लोगों को माफ कर दें, जिस पर रेन कहता है कि हाँ, इन्हें हमें माफ कर देना चाहिए और मैं इन चीजों से काफी आगे बढ़ चुका हूँ। और अब आर्यस भी रेन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें बताता है कि वो जो शील्ड ऑफ ट्रूथ है वो काफी ज्यादा डीप फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस शील्ड
शील्ड के चारों ओर काफी सारे मॉन्स्टर फैले हुए हैं जो कि शील्ड की रखवाली कर रहे हैं, और अगर हमें डीमन किंग को हराना है तो हमारे लिए ये शील्ड जरूरी है। और फिर आर्यस रेन को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए वो शील्ड को लेकर आओ ताकि इस वर्ल्ड की भलाई हो सके। तानिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आर्यस से कहने लगती है कि देखो तुम्हारा बिहेवियर अभी भी चेंज नहीं हुआ, तुम हमें इस तरीके से ऑर्डर नहीं दे सकते। तभी रेन अचानक से तानिया और कनाडे के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। वो दोनों भी शर्मा जाती है और शांत हो जाती है। और अब रेन कहता है कि हम लोग इस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमें वापस से लॉस्टवुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेन कुछ सोच रहा होता है। तभी कनाडे उसके पास आके कहती है कि क्या हमें हीरोज की हेल्प करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी तानिया भी कहती है कि हाँ, हमें उन बेवकूफ हीरोज की जरूरत नहीं है, मैं अकेले उस डीमन किंग को हरा सकती हूँ। ये बात बोलकर तानिया शर्माने लग जाती है और कहती है कि ऐसा मैंने इसलिए बोला कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करती हूँ, ऐसा मत सोचना। और अब कनाडे रेन से कहती है कि क्या तुम ठीक रहोगे। अब रेन वापस से उनके सर पे हाथ रखता है और सहलाने लगता है, और वो लोग रेन से कहता है कि तुम बार बार हमारे सर के ऊपर हाथ क्यों रखते हो। तो रेन कहता है माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कनाडे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बुरा नहीं लगता। उसके बाद रेन कहता है कि मैं देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था कि तुम मेरे बिहाफ में उन हीरोज के ऊपर गुस्सा थी। और अब रेन कहता है कि हमें आर्यस की हेल्प करनी होगी क्योंकि वही अकेला पर्सन है जो डीमन किंग को हरा सकता है। और अब रेन उनसे माफी मांगकर कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इस मैटर के अंदर भी ड्रैग होना पड़ा, माफ करना। जिस पर वो लोग कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, तुम खुद भी काफी ज्यादा काइंड हो, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करें। ये सुनकर रेन खुश हो जाता है और उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगता है। और अब रेन कहता है हमारे पास मैप नहीं है, इसलिए हमें हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। जिसके बाद वो एक विसल बजाकर एक चिड़िया को बुला लेता है ताकि वो आसमान से जाकर फॉरेस्ट के अंदर रास्ता ढूंढ सके। और अब रेन ऐसा ही करता है, अपनी सोल को उस बर्ड के अंदर डाल लेता है और आसमान में उड़ के रास्ते को ढूंढने लगता है। रेन सोचने लगता है कि वो उस फॉरेस्ट के सबसे डीपेस्ट पार्ट के अंदर जाकर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। जिसके बाद रेन रास्ते को ढूंढ कर वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो कनाडे अकेले ही फॉरेस्ट के अंदर जाने लगती है। तो रेन उससे कहता है कि तुम्हें रास्ता भी पता है। और अब थोड़ी देर फॉरेस्ट के अंदर घूमने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग घूम कर वापस उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर उन्होंने एक निशानी रखी थी। कनाडे कहती है कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। जिस पर रेन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं बर्ड बना हुआ था तो मैंने सारी बर्ड्स के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी तो बाकी सारी बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन एक साथ तो गलत नहीं हो सकती ना। तभी तानिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमने गलत रास्ता चुना है, बल्कि इस फॉरेस्ट के अंदर ही ऐसी कोई चीज है जो कि हमें गोल गोल घुमा रही है। जिसके बाद तानिया कहती है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो। उसके बाद जो तानिया होती है वो मटेरियल सर्च का यूज करती है और पता लगा लेती है कि आखिरकार बात क्या है। उसके बाद वो लोग एक ट्री के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस ट्री के अंदर से इल्यूजन मैजिक निकल रहा है और इसी वजह से वो लोग बार बार अपना रास्ता भटक रहे हैं। वहीं पर कनाडे कंफ्यूज हो जाती है और कहती है इल्यूजन मैजिक, ये तुम क्या बातें कर रहे हो। तो तानिया सिंपल वर्ड्स में बताती है कि हमारे ऊपर किसी ने ऐसे स्पेल्स का यूज किया है जिससे हम लोग एक ही फॉरेस्ट के अंदर सर्कल में घूमे जा रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसके बाद तानिया कनाडे से कहती है कि क्या तुम इस पेड़ को तोड़ सकते हो। कनाडे कहती है ऐसा क्यों करना है, जिसपे तानिया उसे समझाती है कि ये पेड़ एक बैरियर की तरह काम कर रहा है और इसके अंदर से एक इल्यूजन मैजिक निकल रहा है, तो अगर हम इस पेड़ को तोड़ देंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तभी रेन तानिया से कहता है कि क्या तुम इस बैरियर को बिना पेड़ को तोड़े नहीं हटा सकती हो। तो तानिया कहती है लेकिन ये जो मैजिक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तभी कनाडे कहती है कि अगर हमें ज्यादा टाइम लगा तो वो जो हीरोज की पार्टी है वो कनाडे का मजाक उड़ाएगी। जिसके बाद वो जाके पेड़ को तोड़ने लगती है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहती है कि इस जगह को छोड़कर चले जाओ। कनाडे काफी ज्यादा डर जाती है और रेन के पीछे आके छुप जाती है। और अब हम लोग देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर से एक फैरी निकलने लगती है। रेन ये देख के कहता है कि ये तो एक फैरी है और ये भी एक अल्टीमेट स्पीशीज है, बिल्कुल ताने और कनाडे की तरह। और ये फैरीज स्पेल कास्टिंग में स्पेशलिस्ट होती है जिनकी मैजिक पावर ड्रैगनॉइड से भी ज्यादा होती है। रेन कहता है लेकिन 200 सालों से फैरीज किसी भी ह्यूमन के सामने नहीं आई, क्योंकि ह्यूमंस ने इनके फॉरेस्ट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था पेड़ काटने के लिए, और इसी कारण से फैरीज और ह्यूमंस आपस में दुश्मन बन गए और उनके बीच में काफी लड़ाइयां होती आई है। जिसके बाद सभी फैरीज हिंटरलैंड में चली गई ताकि ह्यूमंस उनके पास नहीं पहुंच पाए। और अब रेन उस फैरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फैरी रेन से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। रेन वापस से मानता नहीं है और उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो फैरी दोबारा से उनसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। वो फैरी रेन की बात नहीं मानती और वो रेन के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो तीनों वहां से डर के भाग जाते हैं और काफी दूर आ जाते हैं। तभी रेन कहता है तो काफी अजीब बात है, उसने मेरे जैसे ह्यूमन के सामने अपने आप को शो किया, क्योंकि यूजुअली वो ह्यूमंस के सामने नहीं आते हैं। रेन कहता है शायद से वो हमारे सामने इसलिए आई थी क्योंकि हम लोग बैरियर के काफी पास पहुंच चुके थे और हम लोगों ने उस ट्री को चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी। ये सुनकर कनाडे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि अगर हम उस पेड़ को नहीं हटा पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और वैसे भी तुमने कहा था कि उस पेड़ के चारों तरफ मॉन्स्टर है, लेकिन जैसे मैंने उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करी तो वो फैरी सामने आ गई। ये सुनकर रेन कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है, तो क्या फैरीज मॉन्स्टर के साथ कॉपरेट कर रही है ताकि वो ह्यूमन के साथ लड़ सके और अपना रिवेंज ले सके। वहीं पर तानिया कहती है चाहे वो फैरी कुछ भी चाहती हो, उसके मोटिव जो कुछ भी हो, हम लोग थोड़ी सी जल्दी
में है और हम लोग उस ट्री के बैरियर को हटाकर वहां से आगे बढ़ेंगे। उसने हमारे ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया था, इसलिए मैं तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ उससे लड़ने के लिए। वो कनाडे से कहती है कि जब मैं उससे लड़ रही होंगी तो तुम जाके उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे हम उस फेरी को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद वो रेन से कहती है क्या तुम इस प्लान से एग्री करते हो। रेन थोड़ा सोचता है और कहता है कि इस प्लान को यूज करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार उससे जाकर बात कर पाऊँ। ये सुनकर तान्या और कनाडे कहते हैं कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं कि वो हमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और अगर हम लोग उसके पास गए तो वो हमें मार देगी। रेन कहता है कि मैं उससे लड़ना नहीं चाहता हूँ अगर पॉसिबल हो पाए तो। उसके सामने आने के बाद हम लोग भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस मैटर को शांति से सॉल्व करें और मुझे लगता है अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। ये सुन के कनाडे और तान्या कहती है रेन तुम वाकई काफी ज्यादा काइंड हो। उसके बाद हम देखते हैं उस फेरी को जो कि काफी ज्यादा सैड खड़ी होती है। तभी रेन उसके पास जाता है तो वो फेरी उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तो रेन उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन वो फेरी उससे दोबारा कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे तुम पे हमला करना पड़ेगा। रेन ये सुन के कहता है ठीक है मुझे चलेगा, लेकिन जो मेरे पीछे खड़ी है उनको हर्ट मत करना। और अब वो फेरी रेन के ऊपर हमला करने आती है। तान्या और कनाडे भी रेन को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन रेन उन्हें रोक देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अटैक को सहन कर सकता हूँ, मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, मैंने काउंटलेस सिचुएशन में बिना कम्युनिकेशन के चीजों को सॉल्व किया है। रेन कहता है अगर तुम फेथ रखोगे तो तुम उनकी फीलिंग्स तक पहुंच पाओगे। और अब रेन फेरी के अटैक के सामने खड़ा रहता है और उसके अटैक उसके लगने लग जाते हैं। फेरी रेन से पूछती है कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, जिस पर रेन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। फेरी कहते हैं कि तुमने मेरा अटैक सिर्फ इसलिए सहन किया ताकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बना पाऊँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, क्या तुम वही ह्यूमन हो जिन्होंने हमारे लैंड को चुरा कर हमारे लैंड को तबाह किया था। रेन कहता है मैं भी एक ह्यूमन हूँ, लेकिन सब ह्यूमन एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं एक अच्छा ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। वो फेरी हमला करके कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी कनाडे और तान्या रेन को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और अब वो रेन से कहने लगते हैं कि फेरी तुम्हारी बात को नहीं सुन रही है और हम लोग तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। उसके बाद तान्या और कनाडे फेरी से कहते हैं कि रेन बुरा पर्सन नहीं है और वो अपनी स्टोरी बताने लगती है कि किस तरह रेन ने हमारी हेल्प करी जब हम लोग मुसीबत में थे। और अब तान्या और कनाडे की स्टोरी काफी देर सुनने के बाद फेरी कहती है तुम कितने अजीब ह्यूमन हो। और अब फेरी रेन के पास आकर उससे नाम पूछती है तो रेन उसे बताता है कि मेरा नाम रेन है और वो अपना नाम सोरा बताती है। और अब सोरा रेन के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं सुनूंगी जो तुम कहना चाहते हो। और अब रेन सोरा को बता देता है कि उन्हें वो शील्ड चाहिए, लेकिन ये बैरियर हमारे बीच में आ रहा है। सोरा सुन के कहती है कि बैरियर तो मैंने ही लगाया है। तो रेन कहता है कि क्या तुम इस बैरियर को हटा सकती हो, जिस पर सोरा कहती है नहीं, क्योंकि ये बैरियर उसके फेरी विलेज को बचाए रखता है और वो बाकी फेरीज को खतरे में नहीं डाल सकती। तो तानिया पूछती है क्या तुम उस मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रही हो, जिसके बाद सोरा कहती है नहीं, फॉरेस्ट में तो कोई मॉन्स्टर है ही नहीं, इस रास्ते के पीछे हमारा फेरीज का विलेज है और वहीं पर बाकी की फेरीज उस शील्ड ऑफ ट्रुथ को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये सुनकर तानिया कहती है कि लगता है हीरोज ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर ही नहीं है। तभी सोरा रेन से कहती है कि अगर तुम्हें डीमन किंग को हराने के लिए वो शील्ड चाहिए तो मैं तुम्हें लाके दे सकती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से गायब होकर उस शील्ड को वहाँ पे ला के रेन को दे देती है। रेन उससे पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा, तो सोरा कहती है हाँ, मैं ह्यूमंस को भी हेट करती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं मॉन्स्टर को हेट करती हूँ। फिर रेन सोरा से कहता है क्या शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। सोरा कहती है नहीं, क्योंकि पिछले हीरो और फेरिस के बीच में एक पैक्ट बना था कि वो शील्ड ऑफ ट्रुथ को किसी अगले हीरो को देंगे। सोरा उनसे कहती है अगर तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया है तो यहाँ से चले जाओ। और अब रेन भी सोरा का शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सोरा अभी भी काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है और रेन जाने लगता है, लेकिन अचानक से रेन बीच में रुक जाता है और सोरा के पास वापस आके कहता है कि तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है ना, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। सोरा रेन को बताने वाली होती है, लेकिन वो बीच में रुक जाती है और मन में सोचने लगती है कि वो नहीं बता सकती और अगर मैं इसे बताऊंगी तो मेरी हेल्प करेगा और मेरी वजह से इनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें कुछ नहीं बताएगी। तभी रेन कहता है चाहे वो काम कितना भी डेंजरस हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी तानिया भी सोरा से कहती है कि रेन इसी टाइप का पर्सन है, ये तुम्हारी नो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। कनाडे भी कहती है हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ये सुन के सोरा को भी लगने लगता है कि ये लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए वो उन्हें बता देती है कि उसकी एक यंगर ट्विन सिस्टर है जिसका नाम रियोना है और वो उन्हें बताती है कि फेरी विलेज के अंदर जाने के और भी काफी सारे तरीके हैं और वो रास्ते दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे और मेरा और रियोना का काम है कि हम लोग लॉस्ट वुड के बैरियर को मेंटेन करके रखें। और ये काम काफी ज्यादा बोरिंग सा है, लेकिन जब मैं रूना के साथ होती हूँ तो मैं अपने काम को काफी ज्यादा एंजॉय करती हूँ। पर एक दिन वो किसी रीजन की वजह से जंगल में बैरियर को अकेला छोड़ के चली गई थी और हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था जो कि डीमन किंग की आर्मी में काम करता था। हम लोग उससे बच के भाग रहे थे, लेकिन वो हमारा पीछा करे जा रहा था, इसलिए हमने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने मेरी बहन रूना को कैप्चर कर लिया। रेनी सुन के कहता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि फेरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोरा बताती है कि उस मॉन्स्टर का नाम शैडो नाइट था। रेन समझ जाता है उस मॉन्स्टर
के बारे में और वो बताता है कि वो मॉन्स्टर लेवल सी का होता है। उसके पास एक ऐसी ट्रिक होती है जिससे वो सभी मैजिकल अटैक को नलीफाई कर देता है और इसी वजह से सोरा के मैजिकल अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। सोरा बताती है कि उसने एक शर्त रखी कि अगर वो बैरियर को हटा देगी तो वो रूना को छोड़ देगा, लेकिन वो बताती है कि उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने बाकी कॉमरेड्स को खतरे में नहीं ला सकती थी। इसलिए वो विलेज के लीडर के पास गई हेल्प के लिए, लेकिन उन लोगों ने हमारी हेल्प नहीं करी बल्कि हमारी ही गलती बताई कि हम लोगों ने इस बैरियर को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने मुझे रूना को अबेंडन करने के लिए कहा। ये सुनकर तानिया कहती है तो काफी ज्यादा बुरी बात हुई। सोरा कहती है मैं लीडर के रीजन को समझ सकती हूँ, उसने बाकी फेरिस की जान बचाई मेरी बहन की जान को खतरे में रखकर, लेकिन मैं अपनी बहन को अबेंडन तो नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो रोने लगती है। तभी रेन उसके आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और तुमने सारे दर्द को अकेले ही सहन किया, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को बचाऊंगा और मैं किसी भी फेरी को खतरे में रहने नहीं दूंगा और मैं शैडो नाइट को भी मार दूंगा। हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। ये सुनने के बाद सोरा रोते हुए रेन को गले लगा लेती है और एंडिंग में हमें शैडो नाइट और कैप्चर को रूना को दिखाया जाता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सोरा को जो कि पेड़ के पास खड़ी होती है और थोड़ी देर पहले की बात को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो रेन को बताती है कि शैडो नाइट ने उससे कहा था कि वो फॉरेस्ट के बैरियर को आज शाम तक हटा दे और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो वो उसकी छोटी बहन को मार देगा। ये सुनकर तानिया कहती है तो आज ही हमें सब कुछ करना होगा। तो रेन उससे पूछता है कि आखिरकार वो शैडो नाइट है कहाँ, तो वो बताती है वहाँ जंगल के अंदर और उसकी बहन रूना भी वहीं पर है। तो रेन उससे कहता है ठीक है बाकी सब तुम हम पर छोड़ दो और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी सोरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो रेन कहता है नहीं, अगर शैडो नाइट को पता लगा कि तुमने उसे धोखा दिया है तो पता नहीं वो रूना के साथ क्या करेगा। मुझे पता है तुम्हें अनईजी फील हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे यहीं पर वेट करो। तो सोरा भी मान जाती है और कहती है मैं तुम सब पर बिलीव करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग शैडो नाइट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि रूना को ऊपर बांध के रखा होता है और रेन काउंटिंग करने लगता है और कहता है कि जैसा प्लान है उस हिसाब से काम करते रहो। और अब 3 गिनने के बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं और रेन जाके सबसे पहले शैडो नाइट के ऊपर फायरबॉल से हमला करता है और वो जलने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करता। तभी तानिया ऊपर से उड़ते हुए आती है और कहती है कि ये बात हमें भी पता है और वो शैडो नाइट को काफी जोर से लात मारती है, जिससे शैडो नाइट थोड़ा सा पीछे हो जाता है और अब रेन भी आके उसको मुक्का मारता है और कहता है कि हम तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटका रहे हैं। शैडो नाइट थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कमाल की पावर है, क्या तुम हीरो हो? तो रेन उससे कहता है कि उन हीरोज के साथ मुझे कंपेयर मत करो और अब शैडो नाइट भी समझ जाता है कि वो लोग इस फेरी को छुड़ाने आए हैं। शैडो नाइट गुस्सा होकर कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया और अब उसको इस चीज का भुगतान करना होगा और अब वो रोना को अपनी तलवार से मारने वाला ही होता है। तभी तानिया वहां पे आ जाती है और अपने पंख से तलवार को रोक लेती है और कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और अब तानिया रोना को छुड़ा लेती है और रेन से कहते हैं कि ये सब अब तुम मेरे पे छोड़ दो और वो रोना को लेकर आसमान में उड़ जाती है। तभी जो शैडो नाइट होता है वो तानिया को रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि मैं इसे नहीं जाने दूंगा। तभी रेन और कनाडे शैडो नाइट से कहते हैं कि हमारे बारे में मत भूलो और वो जल्दी से आके उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी शैडो नाइट को कुछ नहीं हो रहा होता और वो आराम से खड़ा होता है। रेन कहने लगता है कि मैंने कनाडे की स्ट्रेंथ से इसके ऊपर हमला किया है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ और अब शैडो नाइट रेन से कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, जिसके बाद वो गोल गोल घूमने लगता है और वहाँ पे काफी खतरनाक से तूफान बनने लगता है। रेन सोचने लगता है क्या डीमन लॉर्ड की आर्मी के सिर्फ एक सोल्जर की पावर है? वहीं शैडो नाइट की घूमने की वजह से वो फॉरेस्ट टूटने लगता है। रेन कनाडे से कहता है कि इस तरीके से तो पूरा फॉरेस्ट तबाह हो जाएगा, हम इसे और देर तक ये नहीं करने दे सकते। उसके बाद रेन कनाडे से कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम जाके इसे काफी जोर से पंच मारना। तो कनाडे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसका मुक्के से कुछ होगा क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेन कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद रेन फॉरेस्ट में आ जाता है और वो सर्च करने लगता है। तभी उसे एक बी का छत्ता मिलता है जिन्हें वो टेम कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कनाडे को जो कि शैडो नाइट से छुप रही होती है। तभी वहाँ पे काफी सारी बीज आ जाती है और वो सारी की सारी बीज आके शैडो नाइट का ध्यान भटका रही होती है, जिसके बाद रेन कनाडे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ये अभी करना होगा। और अब रेन एक स्पेल का यूज करने लगता है और कनाडे से कहता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिलीज कर दो। वहीं पे कनाडे को एक बूस्ट मिल जाता है जहाँ पे वो फील कर सकती है कि उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है और अब कनाडे जाके शैडो नाइट के काफी जोर से एक मुक्का मारती है, जिससे शैडो नाइट की बॉडी के अंदर एक होल हो जाता है और अब शैडो नाइट हार जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और अब कनाडे रेन से आके पूछती है कि आखिरकार तुमने किया क्या जिससे मुझे एक बूस्ट मिल गया? तो रेन बताता है कि वो टेमर का एक यूनिक मैजिक था और अगर सिंपली बताऊं तो एक ऐसा मैजिक था जिससे तुम्हारी ओरिजिनल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और पहले मेरे पास इतना मैजिक नहीं था कि मैं सब कर पाऊं, लेकिन अब मेरे पास तानिया का मैजिक आ चुका है इसलिए मैं कर पाया। तभी वहाँ पे तानिया भी आ जाती है तो रेन उससे पूछता है कि रूना ठीक है ना, जिस पर तानिया बताती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बस ये थोड़ी देर के लिए बेहोश है। उसके बाद वो रेन से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि जो बूस्ट मैजिक है वो तो एक लॉस्ट मैजिक है, तो तुम वो मैजिक कैसे कर पाए? तो रेन बताता है कि ये भी मैंने अपने होम टाउन में सीखा। वही कनाडे कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी मैजिक ने तो हेल्प करी सोरा की बहन को बचाने
बचाने के लिए। और अब कनाडे खुश होकर विक्ट्री पोज बनाने लगती है। वही हम लोग देखते हैं कि रूना को भी होश आ जाता है और वो पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो रेन उसे बताता है कि तुम्हारी बहन ने हमें यहाँ पे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। और अब रूना भी खुश हो जाती है और कहती है अच्छा मेरी बहन ने। और अब वो लोग वापस से उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे सौरा आकर रेन और बाकी सबको शुक्रिया अदा करती है रूना को बचाने के लिए, जिस पर रेन कहता है मुझे खुशी है कि हम लोग तुम्हारे काम आ पाए। वहीं पे रूना कहती है कि अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो पता नहीं चीजें कितनी ज्यादा बुरी हो जाती, पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या अजीब चीजें करता, वो मेरे साथ ऐसी चीजें भी कर सकता था जिसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकती। रेन सोचने लगता है तो रूना उससे कहती है कि तुम इस बारे में इमेजिन कर रहे थे ना कि वो मेरे साथ क्या क्या चीजें कर रहा था, ये मेन वाली एक्सटेंट होती है जो कि तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रही थी। तो सौरा उससे कहती है कि इस सिचुएशन में जोक करने का समय नहीं है। तो रूना सौरा से कहती है कि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मैं जोक किए बिना नहीं रह सकती। तो सौरा उससे कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, कैसे बकवास जोक मत करो। और अब रेन मन में सोचने लगता है कि ये दोनों का अपीयरेंस तो बिल्कुल एक जैसा है लेकिन इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इन लोगों को बचा पाया। और अब कनाडे उनसे कहती है कि काफी अच्छी बात है कि तुम लोग अब एक साथ रह सकते हो, जिस पर सौरा कहती है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस जगह को छोड़ दें क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जिन लोगों ने रूना को अबेंडन कर दिया था। जिस पर रेन उन्हें कहता है कि तुम लोग कहीं पर भी रहो लेकिन केयरफुली रहना, इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारी इविल चीजें हैं जिन पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग इतने टाइम से अकेले रह रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो कनाडे उनसे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग हमारे साथ चलो, ये एक फेट है कि हम लोग एक दूसरे से मिल पाए। और अब कनाडे तानिया से पूछती है इस आइडिया के बारे में, जिस पर तानिया कहती है कि मैं इस आइडिया के खिलाफ तो नहीं हूँ लेकिन हमें सबसे पहले अपने लीडर से पूछना चाहिए। तो अब रेन उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों के लिए सही रहेगा क्योंकि तुम एक ह्यूमन की पार्टी ज्वाइन करने वाली हो। तो सौरा कहती है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि ह्यूमंस के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, मैं अभी भी ह्यूमंस के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर सकती लेकिन अगर रेन होगा तो मैं उसके साथ ट्रैवल कर सकती हूँ। और रूना को भी इस आइडिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो रेन भी मान जाता है। और अब वो रेन से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे अलायंस बन चुके हैं तो अब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। और अब रेन सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि आप वो फेरिस को टेम करने वाला है। रेन मन में कहने लगता है कि हर स्पीशीज का टेम करने का तरीका तो सेम है लेकिन मैजिक पावर का फॉर्म रिफाइनमेंट सभी स्पीशीज में अलग होता है। मुझे एनिमल और इंसेक्ट का फॉर्मेशन तो पता है लेकिन फेरिस का बिल्कुल अलग है। तभी तानिया रेन से कहती है कि तुम बिना ट्राई करे गिव अप क्यों कर रहे हो, कितनी लेम बात है। और अब कनाडे भी रेन से कहती है कि तुम ये कर सकते हो, जिस पर रेन भी मान जाता है और कहता है कि जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूंगा। और अब रेन कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है और कहने लगता है कि मैजिक रिफाइनमेंट जो कि मैंने बनाया है अगर वो गलत हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाएगा। और अब रेन सोचने लगता है कि ऐसा मैजिक कंस्ट्रक्शन जो कि सौरा और रूना को एक साथ बांध सके। और अभी फाइनली रेन को फॉर्मूला मिल जाता है और वो उन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है, जहाँ पर लास्ट में वो उनसे उनका नाम पूछता है और वो लोग अपना नाम बताती हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद रेन थक जाता है क्योंकि उसने एक ही साथ दो अल्टीमेट स्पीशी को टेम किया है। और अब रेन गिरने ही वाला होता है लेकिन सौरा और रूना आके उसे पकड़ लेते हैं और ये देखकर ताने और कनाडे थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। और अब सौरा और रूना रेन से कहते हैं अब से हम लोग तुम्हारी केयर में रहेंगे हमारे मास्टर। और अब रेन हीरोज की पार्टी के पास पहुंचता है जहाँ पे सौरा कहने लगती है कि क्या ये सही रहेगा रेन को अकेले जाने देना, क्योंकि तुमने कहा है कि हीरो एक बुरा पर्सन है जिसने रेन को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तो कनाडे कहती है कि मुझे भी रेन को अकेला जाने नहीं देना था लेकिन रेन ने हमसे कहा कि यहाँ पर वेट करो। तो सौरा कहती है अगर रेन को कुछ भी हुआ तो हम जाके उसे बचा लेंगे, जिस पर कनाडे भी हाँ करती है। और अब रेन सभी हीरोज को दिखाता है कि लो ये रही तुम्हारी शील्ड ऑफ ट्रुथ। और ये देखकर सारे हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे आर्यस कहता है कि काफी अजीब बात है, तुम्हें गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुमने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। रेन कहता है हाँ हमने वो 2 दिन में ही क्लियर कर दिया। ये सुनकर आर्यस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, हमें तो 1 हफ्ता लगा और हम उसे क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा तो अब समझा जो तुम शील्ड लाए वो नकली है। तो रेन आर्यस से कहता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नकली है तो तुम खुद ही से चेक कर सकते हो। और अब हीरो उस शील्ड के ऊपर अपने मैजिक का यूज करते हैं जिससे उन्हें पता लगता है कि शील्ड सच में असली है। ये सुनकर सारे हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर आर्यस की नजर फेरिस के ऊपर पड़ती है और वो उन्हें देखकर कहता है कि ये कौन है, देखने में तो बच्चियां लग रही है। तो रेन आर्यस के सामने आता है और कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। तभी रेन मन में कहने लगता है कि मुझे फेरिस के पंख छुपाने पड़ेंगे, नहीं तो अगर लोगों को पता लगा तो काफी बड़ा कमोशन हो जाएगा कि फेरिस ह्यूमन विलेज में आ चुकी है। उसके बाद रेन आर्यस से कहता है कि बाकी बातें छोड़ो, मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। और अब वो रेन को उसका रिवॉर्ड 20 गोल्ड कॉइन दे देता है। और अभी जॉब पूरी करने के बाद रेन वहां से जाने लगता है और कहता है अब मुझे इनके साथ और इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तभी एगथ रेन को रोकता है और कहता है कि क्या तुम पार्टी में वापस नहीं आओगे। ये सुनकर आर्यस एगथ से कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि हमें रेन की जरूरत है, जिस पर एगथ कहता है कि मेरा पर्सनल डिसीजन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लगता है कि हमें रेन की काफी ज्यादा जरूरत है। वैसे भी ये देखो ना, रेन फॉरेस्ट को क्लियर करके आ चुका है जो कि हम नहीं कर पाए थे। तभी बाकी हीरोज भी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमें रेन के सपोर्ट की जरूरत तो है। तभी एगथ रेन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, हमारी पार्टी को वापस से ज्वाइन कर लो। आखिर पास के बारे में सोचने से क्या होगा। ये सुनकर रेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, ये लोग जैसे पहले थे वैसे ही हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि पहले मैं इन लोगों को अपना कॉमरेड्स माना जाता था, मैं कितनी
कितना ज्यादा बेवकूफ था। रेन अपने आप को कोस ही रहा होता है, तभी वहाँ पे कनाडे आ जाती है और रेन से कहती है कि बहुत हुआ, चलो चला जाए, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेन भी काफी ज्यादा खुश होकर कहता है ठीक है चलो। फिर एगथ रेन से कहता है कि क्या तुम रिफ्यूज करोगे? अगर तुम हमारे साथ चल के डीमन किंग को डिफीट करोगे तो तुम्हें काफी अच्छी पोजीशन, फेम और पैसा भी मिलेगा। तो रेन पीछे मुड़ के कहता है कि मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब रेन में पुराने दिनों को याद करके कहता है कि ये सही है, उस दिन के बाद से मुझे जो चाहिए था वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और अब रेन कहता है कि जो चीज मेरे को चाहिए थी अब वो मेरे पास है। और अब रेन वहां से चला जाता है। तभी बाकी हीरोज कहने लगते हैं कि आखिरकार रेन की प्रॉब्लम क्या है, हम उसे दूसरा चांस दे रहे हैं और उसने वापस से रिफ्यूज कर दिया। और अब वो लोग कहते हैं कि हमें रेन की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा बोलकर बाकी हीरोज वहां से चले जाते हैं। लेकिन आरिस वहीं पे बैठा होता है और कहता है कि गायब नहीं हो रहा, जो दर्द मुझे उस दिन मिला था। नहीं, ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये ह्यूमिलेशन है, ये नफरत है। ये दर्द इतनी जल्दी डिसअपेयर नहीं होगा। मैं एक हीरो उस बंदे से हार गया। आरिस काफी ज्यादा गुस्से से शील्ड के ऊपर पंच मारता है और कहता है कि मैं रेन को खत्म कर दूंगा, वो भी अपने हाथों से। और अब हम लोग देखते हैं सभी लोगों को जो कि पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जहाँ पे सोरा रेन से पूछती है कि क्या ये सच है कि सिर्फ हीरो ही डीमन किंग को हरा सकता है। बाकी लोग भी कहने लगता है कि हम लोग भी काफी ज्यादा क्यूरियस हैं कि आखिर हीरो ही कि डीमन किंग को हरा सकता है। तो रेन बताता है कि काफी समय पहले की बात है कि एक डीमन किंग ने अपनी पावर्स का यूज करके सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। डीमन किंग को हराने के लिए पहला हीरो जिसने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसे गॉड का ब्लड मिल गया, और जिस हीरो को गॉड की पावर मिली थी उसने डीमन किंग को हरा दिया और सभी लोगों को फ्री करके इस वर्ल्ड के अंदर शांति ले आया। ये थी हीरो की कहानी। ये सुनकर तान्या कहती है कि पहला हीरो तो काफी ज्यादा अच्छा था। ये सुनकर कनाडे कहती है कि अब के कंपेयर में तो हीरोज काफी ज्यादा बेकार है। तो रेन कहता है कि हीरो ने जो गॉड का ब्लड लिया था वही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। नॉर्मल पीपल की ग्रोथ की एक लिमिट होती है और इसी वजह से भले वो कितना ज्यादा ट्रेन कर ले, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं पा पाएंगे कि वो डीमन किंग को हरा सके। लेकिन हीरोज डिफरेंट होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर गॉड का ब्लड होता है जिससे उनके पास कोई भी लिमिट नहीं होती। वो ग्रो करता रहता है और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता रहता है एक पॉइंट तक जहाँ पे वो डीमन किंग को हरा सके। रेन बताता है कि लिमिट ब्रेक नाम की पावर हीरोज को दी जाती है ताकि वो डीमन किंग को हरा सके। ये सुनकर कनाडे कहती है लेकिन आरियस तो काफी ज्यादा वीक है। तो रेन बताता है अभी नहीं, अभी उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और डीमन किंग को हरा सके। तभी सोरा रेन से कहती है कि अगर हम इसी लॉजिक के साथ जाएं तो इसका मतलब ये है कि तुम भी हीरोज की तरह ही हो, क्योंकि रेन ने सबसे पहले कनाडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसे फिजिकल पावर मिल गई। उसके बाद उसने तान्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसे मैजिक की पावर भी मिल गई। और अब तो तुमने हमारे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और अब तुम्हें फेरिस के मैजिक की पावर भी मिल चुकी है। सोरा कहती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद रेन को एक नई पावर मिलती है और रेन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तभी रूना भी कहती है कि मैं कंफर्म होकर कह सकती हूँ कि तुमने ह्यूमन की ग्रोथ के लिमिट को पास कर दिया है, तो प्रैक्टिकली ये हीरो लिमिट ब्रेक की तरह ही है। तान्या भी इस पॉइंट से एग्री करती है। ये सुनकर कनाडे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो रेन और भी ज्यादा अल्टीमेट स्पीशीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनकी पावर को ले सकता है और रेन फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो डीमन किंग को हरा पाएगा। ये सुनकर रेन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्रेजी थ्योरी है। तभी तान्या कहती है कि हीरो से अच्छा तो तुम ही रहोगे डीमन किंग को हराने के लिए। तभी सोरा और रूना भी कहती है कि इस वर्ल्ड को जो ह्यूमन बचाएगा अगर वो रेन होगा तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर रेन हैरान हो जाता है। तो कनाडे उससे पूछती है कि क्या तुम डीमन किंग से नहीं लड़ना चाहते? तो रेन कहता है कि सच बताऊं तो मैं भी डीमन किंग को चैलेंज देना चाहता हूँ, लेकिन अगर डीमन किंग को हराने की बात आती है तो सारी जॉब से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसमें लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और मेरा अभी भी दृढ़ निश्चय नहीं है कि मैं उस डीमन किंग को हरा सकूं और हम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हूँ। मैं यहाँ तक इसीलिए कर पाया क्योंकि मुझे सभी का सपोर्ट मिला। ये सुनकर कनाडे कहती है कि माफ करना रेन, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पहले समझना चाहिए था। तो रेन कनाडे से कहता है कि कोई बात नहीं, और वो कहता है कि अगर हम इस बारे में बात करें तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा। ये सुनकर सोरा और रोना कहता है कि हम लोग तुम्हारे आंसर का वेट करेंगे। और अब कनाडे रेन से कहती है कि भले तुम्हारा आंसर जो भी हो, एक चीज है जो कि नहीं बदलेगी, वो ये है कि हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जिस पर रेन भी कहता है हाँ शुक्रिया। उसके बाद रेन मन में सोचता है कि अब लगता है कि अब मेरा समय आ चुका है मेरा पाथ चुनने का, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सुबह रेन उठता है और देखता है कि सभी लोग आराम से सो रहे हैं और ये देख के उसे काफी खुशी मिलती है। लेकिन तभी नींद में तानिया अपनी पूंछ से रेन को मारने वाली होती है, लेकिन रेन उससे बच जाता है और कहने लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक खाली कमरा अलग से मिल जाए। और अब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी तानिया कहती है कि तुम्हें नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है। रेन को भी लगता है कि खाली उसका हाथ ही काफी नहीं है, उसे भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तभी वो देखता है कि रूना को खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। वहीं सोरा रूना को डांटती है और कहती है कि खाते वक्त बोलो मत। उन्हें देखकर रेन कहता है कि अच्छा है कि तुम एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि हमें काफी सारा पैसा मिला था जब हमने आर्यस के रिक्वेस्ट को पूरा किया था। और अब रेन भी कहता है कि चलो मेरे लिए इक्विपमेंट्स खरीदे जाए। और अब वो लोग शहर में आ जाते हैं जहाँ पे सोरा और रूना काफी ज्यादा घबराई होती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ह्यूमंस होते हैं। रेन उनसे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सभी ह्यूमंस बुरे नहीं होते। तभी रूना कहती है कि हमें भी पता है, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस
एरिया में थोड़ा यूज टू होने में। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो तानिया को गुड मॉर्निंग करने लगते हैं। तभी तानिया उनसे कहती है कि तुम लोग वापस आ गए, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है क्या? तब वो लोग कहते हैं कि जब हमने आपसे ब्रिज के ऊपर फाइट की थी तो हम काफी बुरी तरीके से हार गए थे, तब तो हम काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि आपके जैसे एडवेंचरस से हारना तो हमारे लिए प्राइड की बात है और इसीलिए हम आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट देने आए हैं। तानिया उनकी बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम इतना ही कहते हो तो तुम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ और मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगी। इन सब चीजों को सोरा और रोना काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वहीं हम लोग दूसरी साइड पे देखते हैं कि एक लेडी कनाडे को एक एप्पल देती है ट्रीट के तौर पे, क्योंकि कनाडे ने पहले उनकी हेल्प की थी। ये देखकर सोरा और रोना कहती है कि कनाडे और तानिया को तो यहाँ पर रहने की आदत हो चुकी है, वो लोग अल्टीमेट स्पीशीज हैं, लेकिन उनको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पे रहने में। वो ये बात बोल ही रही होती है, तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं। तभी सोरा उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो बच्चा कहता है कि रेन अपने साथ में और वाइफ्स को लेके आया है। ये सुनकर रेन शर्मा जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं सोरा शर्मा जाती है और उनसे कहती है कि हम रेन की वाइफ नहीं है। तभी एक छोटी बच्ची उनसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, क्या तुम फ्लावर स्पिरिट हो? तभी रूना अपनी पावर निकाल के कहने लगती है कि हम फ्लावर स्पिरिट से भी काफी बढ़कर हैं, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। रूना अपनी पावर का यूज करके अपने पंखों को दिखाने वाली होती है, तभी रेन और सोरा उसे बीच में रोक लेते हैं और सारा उससे कहने लगती है कि क्या तुम भूल गई हो, तुम अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकती वरना तुम्हारे पंख दिखाई देने लग जाएंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे अगर लोगों को पता लग गया कि हम फेरीज हैं। उन लोगों की बातें सुनकर रेन कहता है कि तो तुम्हें पता लग ही गया कि यहाँ पर कैसे रहा जाता है। और अब वो लोग टाउन की बेस्ट इक्विपमेंट शॉप में आ जाते हैं। जैसे वो लोग शॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें ड्राफ्ट दिखता है। सोरा और रूना उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ड्राफ्ट उनसे कहता है कि मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैं इतना ज्यादा रेयर भी नहीं हूँ। तो रेन उनसे कहता है कि माफ करना, हम लोग यहाँ पे वेपन और आर्मर खरीदने आए हैं। तो ड्राफ्ट उनसे कहता है कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम उठा सकते हो। वहीं पे कनाडे ताने से बात करके कहती है कि ये शॉपकीपर तो काफी ज्यादा डरावना है। वही रेन कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि ये दुकान सिटी की इतनी ज्यादा बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो ओनर है वो एक ड्वार्फ है। तभी रूना रेन से कहती है कि तुम ये विप खरीद लो। तो सोरा रूना से कहती है लेकिन रेन तो विप का यूज करता ही नहीं, जिस पर वो कहती है कि टीमर के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट चीज है, क्योंकि जब भी कोई रेन के ऑर्डर को डिसोबे करेगा तो रेन उसके विप मार के उसे सही कर सकता है। वहीं सोरा ये सुन के शर्माने लग जाती है। तो रूना कहती है नहीं, इस विप का और भी तरीके से यूज किया जा सकता है, वैसी वाली चीजों के लिए भी जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये सब सुन के सोरा और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है और रूना से कहने लगती है कि रेन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और ऐसा करके वो आपस में लड़ने लगते हैं। रेन उन्हें देख के कहता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। और अब रेन एक डैगर के पास आता है और उसे उठा के कहता है कि ये परफेक्ट है। तो तानिया उसको कहती है कि तुम डैगर का यूज करोगे, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है तुम उससे और भी खतरनाक वेपन का यूज कर सकते हो। जिससे रेन कहता है नहीं, डैगर को यूज करने की मेरी आदत है। और जैसे रेन उस डैगर को खोलता है उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। रेन कहने लगता है कि बाहर से तो खराब नहीं लग रहा। तभी एक और कस्टमर वहाँ पे आ जाता है और कहता है तो ये है टाउन की सबसे बेस्ट वेपन शॉप। जिसके बाद वो ड्वार्फ के पास जाके कहता है कि मुझे एक अच्छी सी शॉर्ट दिखा दो, मेरे पास काफी सारा पैसा है। तो ड्वार्फ भी मान जाता है और उसे एक तलवार दे देता है। वो तलवार उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और अब वो कस्टमर उस तलवार को खरीद कर वहाँ से जाने लगता है। कनाडे कहती है कि कितनी अच्छी तलवार थी वो तो। तभी वो रेन उस ड्वार्फ के पास आके कहता है कि जो तलवार तुमने अभी बेची क्या वो सच में बेस्ट तलवार थी? तो ड्वार्फ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो रेन कहता है कि वो तलवार दिखने में तो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर रियल कॉम्बैट की पावर नहीं थी। और सिर्फ एक वेपन नहीं, यहाँ पे जितने भी वेपन है वो सारे एक जैसे हैं, यानी उन सभी में थोड़ी थोड़ी कमी है। और अब रेन उससे कहता है कि ये मत कहना कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और अब वो ड्वार्फ हंसने लगता है और रेन से कहता है कि तुम्हारी तो आंखें काफी ज्यादा अच्छी है बच्चे। और वो रेन से कहता है हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जितने भी वेपन है उनमें थोड़ी थोड़ी कमी है, क्योंकि मैं इनको खाली टाइम में बनाता हूँ। मतलब इन वेपन के ऊपर मैं अच्छे से काम नहीं करता हूँ, इनके अंदर सिर्फ नॉर्मल ड्यूरेबिलिटी और शार्पनेस है। ये बात सुनकर सोरा और रूना कहते हैं कि ड्वार्फ तो स्कैम करके पैसे कमा रहा है। उनकी बात सुनकर ड्वार्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ऐसा मत कहो, भले इनके अंदर कुछ ना कुछ कमी है लेकिन एक ड्वार्फ ने बनाई है, और वैसे भी वेपन जितनी कीमत की होती है मैं उतनी कीमत पे इन्हें बेचता हूँ, इनकी कीमत नहीं बढ़ाता। और अब वो ड्वार्फ जाकर एक कपड़े को हटाता है, जिसके बाद हमें काफी सारी खतरनाक खतरनाक स्वाड दिखाई जाती है। और वो ड्वार्फ बताता है कि ये वाली स्वाड सबसे ज्यादा बेस्ट है। रेन भी उन तलवार को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि इन तलवार को तो देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि तलवार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और अब रेन उनसे पूछता है कि अगर तुम इतनी खतरनाक वेपन बना सकते हो तो तुम अपने कस्टमर को बकवास से स्वाड क्यों देते हो? तो ड्वार्फ कहता है मैं तो सिर्फ उस कस्टमर का टेस्ट ले रहा था, क्योंकि इन दोनों हर कोई पैसे कमा सकता है और वो सीधा आकर बेस्ट वेपन मांगता है। उन्हें अपनी स्किल के बारे में कुछ नहीं पता होता कि वो इन वेपन के साथ मैच कर भी पाएंगे या नहीं। उन्हें तो सिर्फ अच्छी वेपन चाहिए होती है। इन सभी वेपन्स के अंदर मैं काफी ज्यादा एफर्ट्स डालता हूँ, लेकिन जैसे उन्हें एक नया मॉडल मिलता है वो पुरानी वाले को फेंक देते हैं। और जब ऐसा होता है तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। हम वेपन स्मिथ के लिए हम जो वेपन क्राफ्ट करते हैं वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं। तो क्या मैं ये नहीं चाह सकता कि मेरे जो वेपन है वो किसी अच्छे पर्सन के पास जाए, किसी वर्दी पर्सन के पास जाए? ये सुन के तानिया ड्राफ्ट से कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सुटेबल पर्सन ही फर्स्ट रेट वाले प्रोडक्ट को यूज करता है। और अब ड्वार्फ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तानिया उसकी फीलिंग्स को समझ सकती है। वहीं कनाडा इनको देख के कहती है कि इन दोनों के बीच तो दोस्ती भी हो गई। और अब ड्वार्फ रेन से
कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इन वेपन के अंदर कुछ कमी है। तो रेन कहता है शायद मैं डिफरेंस इसलिए पता लगा पाया क्योंकि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, क्योंकि हम जब भी किसी एनिमल को टेम करते हैं तो हमें काफी ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है और शायद से इसलिए मेरी आदत हो गई है हर चीज को काफी ज्यादा ऑब्जर्व करने की। और अब तान्या कहते हैं बीस्ट टेमर तो हर चीज में अमेजिंग होते हैं। और अब ड्वार्फ रेन से कहता है कि मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन बनाऊंगा। ये सुनकर रेन और बाकी सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ड्वार्फ कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास मटेरियल नहीं है। ये सुनकर रेन कहता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग गिल्ड में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है। तो कनाडे रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। तो वो बताती है कि जो हीरो है वो यहाँ पे रुके हुए हैं और वो सपोर्ट के लिए यहाँ से कुछ मेंबर्स को चुन रहे हैं। ये सुनकर तान्या कहती है कि वो हीरोज अभी भी यहीं पर है क्या। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अगर तुम उस पार्टी के मेंबर बन जाओ जो डीमन किंग को हराएगी तो तुम्हें काफी ज्यादा फेम और पैसा मिलेगा। वहीं पर इन सब बातों को सुनने के बाद रेन काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है। तो तान्या और कनाडे रेन का नाम लेते हैं और अब रेन थोड़ा सा स्माइल करता है और उन दोनों के सर पे हाथ रखकर वापस से हाथ फेरने लगता है और कहता है सब कुछ ठीक है। और अब रिसेप्शनिस्ट रेन से पूछती है कि ये दोनों लड़कियां कौन है। तो वो दोनों अपना नाम बताती है। तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तुम्हारा रेन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो रूना मस्ती करते हुए कहती है कि हमारा रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से भी बढ़कर है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और वो रेन से कहती है कि तुमने दोबारा से इन सुंदर लड़कियों के साथ ऐसा किया। तो रेन शर्माते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसके बाद सौरा रूना से कहती है कि तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। उसके बाद रेन कहता है इन सब बातों को छोड़ो, मैं जॉब लेना चाहता हूँ, जिसमें वो पढ़ती है कि वो ड्राफ्ट की तरफ से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है कि रेन जाके मिथिलन और को ढूंढे। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ड्वार्फ रेन से कहता है कि स्पेशल वेपन बनाने के लिए मुझे मिथरल और लगेंगे। और अब तान्या कनाडे को बताती है कि मिथरल से बने जो वेपन होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और वो काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं और उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मिथरल काफी ज्यादा रेयर होते हैं। उसके बाद ड्वार्फ बताता है कि उसके एंसेस्टर उसके लिए पूरी की पूरी मिथरल माइन छोड़ के गए हैं, इसलिए उसे कभी मिथरल की कमी नहीं होती है। लेकिन हाल फिलहाल में मुझे कोई भी मिथरल नहीं मिल रहा है। कनाडे कहती है क्या तुमने सभी को माइन करके खत्म कर दिया। तो रेन कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर इन्होंने सभी और को खत्म कर दिया तो उन्हें पता तो लगना चाहिए कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो तो अचानक से गायब हो चुके हैं। और अब ड्वार्फ रेन से माफी मांगता है और कहता है मिथरल के बिना मैं अच्छे वेपन नहीं बना सकता हूँ। और अब रेन थोड़ा सा दुखी लगता है। तो तान्या उसके पास आके कहती है कि तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, तुम जो भी करोगे हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और अब बाकी सब भी रेन से यही कहते हैं और अब रेन उन सब का शुक्रिया करता है और ड्वार्फ से कहता है कि हम लोग जाके उस माइन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ड्वार्फ उनसे कहता है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो रेन उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग एडवेंचरर हैं। और अब ड्वार्फ रेन की आंखों में देखता है और कहता है लगता है किसी तरह का इत्तेफाक है। और अब वो रेन को हायर कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ड्वार्फ रेन से कहता है कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें क्या दूं। तो रेन कहता है कि रिवॉर्ड में तुम मेरे लिए एक वेपन बना देना। और अब ड्वार्फ कहता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ एक वेपन चाहिए। ये तो काफी बेस्ट आंसर था, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा वेपन बनाऊंगा। और अब वो लोग माउंटेन पे आ जाते हैं जहाँ पर माइन उनके काफी ज्यादा पास होती है, लेकिन वहीं पे रेन पीछे देखता है कि रूना और सोरा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है चढ़ने में। और अब वो लोग बैठ जाते हैं और रेन से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि भले हमारे पास पावरफुल मैजिक है लेकिन हमारे पास स्टैमिना की कमी है। तो कनाडे कहते हैं कि हाँ गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। तभी रेन कहता है हाँ मुझे एक चीज याद आई कि वो चीज यहीं पे होगी। उसके बाद वो लोग एक लेक के पास आ जाते हैं जहाँ पे पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। तान्या रेन से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छी जगह चुनी है। रेन कहता है मैंने तो सिर्फ ये मैप में देखा था। उसके बाद सभी लोग रेन से परमिशन मांगते हैं कि क्या वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं, जिस पर रेन हाँ कर देता है। और अब कनाडे अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी तान्या कनाडे के सामने आ जाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गई यहाँ पर रेन अभी भी खड़ा हुआ है। तभी रेन शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। और अब रेन पेड़ों के पास जाकर कुछ स्क्विरल्स को टेम करके कहता है कि कनाडे और बाकी सब अगर मुसीबत में पड़े तो मुझे जगा देना। ऐसा बोलकर रेन वहाँ पे सो जाता है। इधर हम देखते हैं लड़कियों को जो कि काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ पे कनाडे अकेली खड़ी होती है। तभी उसके पीछे से कोई चीज आके पकड़ लेती है और वो काफी जोर से चिल्लाती है कि रेन भी उठ जाता है। रेन कहता है कि एनिमल्स ने तो मेरे को कोई भी सिग्नल नहीं दिया। रेन जल्दी से वहाँ पे दौड़ के जाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, जिसके बाद रेन को पता लगता है कि कनाडे की पूंछ पे एक मछली चिपकी हुई थी। और अब रेन काफी ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि सभी लड़कियों ने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं और अभी सभी लोग काफी जोर से चिल्लाते हैं। और अभी रेन काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। और अब कनाडे और तानिया इवल फेस बना के कहते हैं तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और वो रेन से कहते हैं अगर ऐसा है तो नॉर्मल बिहेव करो जैसे तुम हमेशा करते हो। कनाडे कहती है वो एम्बैरेसिंग तो था लेकिन तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मैं चिल्लाई थी और तुम तो सिर्फ हमें देखने आए थे। तो रेन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और अगर हमारे बीच में ऑकवर्डनेस आ गई तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अब बाकी सब भी रेन को माफ कर देते हैं। ये सुन के रेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें शुक्रिया कहता है। उसके बाद तान्या रेन से कहते हैं कि तुम भी जाके थोड़ी सी स्विमिंग कर लो, पानी काफी ज्यादा अच्छा है। तो रेन कहता है नहीं रहने दो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग मिथरिल की माइन के पास पहुंच जाते हैं। कनाडे रेन से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे छुपे हुए क्यों हैं, हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो रेन कहता है याद
देना किस तरह से वो मिथरल गायब हो रहा है, इसका मतलब अंदर चोर हो सकते हैं। तभी अचानक से रेन की नजर आसमान में जाती है जहाँ पे उसे एक बर्ड दिखती है। रेन बर्ड की मूवमेंट देख के समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब माइन में से कुछ लोग निकलने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि बाहर कौन है। और अब रेन कहता है हमें इनसे लड़ना होगा, लेकिन हमें इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, इसलिए ज्यादा बुरी तरीके से मत मारना। लेकिन ऐसा नहीं होता। कनाडे और तानिया उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारते हैं जिससे वो बेहोश ही हो जाते हैं। तो तानिया कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, ये लोग खुद आए और हमारे हाथ से टकरा गए और बेहोश हो गए। और अब रेन कहता है कि हम लोग इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएंगे। तो सोरा रेन से कहती है कि क्या हम लोग अपने मैजिक का यूज करें जिससे हम लोग इन बंदों की मेमोरी के अंदर झांक पाएंगे। रेन हैरान होकर कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो। सोरा बताती है हाँ, फेरिस के पास अपना खुद का एक स्पेशल मैजिक होता है। और अब रोना कहती है कि ये सब हम पे छोड़ दो। और अब वो उन लोगों की मेमोरी के अंदर झांकने की कोशिश करती है और अब उन्हें पता लगता है कि रेन ने जो कहा था वो सच है और ये सभी लोग चोर हैं और ये मिथरल की माइनिंग कर रहे हैं और अभी भी उस माइन के अंदर काफी सारे एडवेंचरर हैं। ये सुनकर रेन सोचता है कि इन एडवेंचरर की वजह से मिथरल की माइन कम हो रही है। और अब सोरा और रोना रेन से पूछते हैं क्या हम तुम्हारे काम आ पाए, जिस पर रेन कहता है हाँ थैंक यू, तुम काफी ज्यादा काम आई। और अब वो रेन से कहने लगते हैं अगर ऐसा है तो हमारे सर के ऊपर भी हाथ फेरो, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो कनाडे और तानिया ने किया है। और अब रेन भी मान जाता है और उनके सर पे हाथ फेरने लगता है जो कि उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर तानिया और कनाडे थोड़ा सा जेलस फील कर रही होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग माइन के नजदीक आ जाते हैं। रेन कहता है तैयार हो जाओ, हम लोग माइन के अंदर जाने वाले हैं और ये एज्यूम कर लेना कि उन्हें पता है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो कनाडे रेन से पूछती है कि उन लोगों को कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो रेन उन्हें बताता है कि जो हमारे एनिमी है वो हमें ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि पहले वो जो बर्ड था वो काफी अजीब सी मूवमेंट कर रहा था। उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे एनिमे से एक बीस्ट टेमर भी है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना।